नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसके विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा सीटेट 2026 में एग्जाम के दृष्टिकोण में रखते हुए हम उन चीज़ों को समझ रहे थे। अब तक हम लोगों ने 15 क्लासेस यानी 15 लेक्चर देखा है। देखिए, सीटेट का कुल मिलाकर के 23 टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 23 टॉपिक है और उस 23 टॉपिक को हमने 15 लेक्चर में लगभग लगभग कवर कर दिया है। कुछ टॉपिक छोटे मोटे रह गए हैं, उसको कवर करके हम लोग फिर अपनी सीरीज चलाएंगे क्वेश्चन की, ताकि हमें समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें टैकल करना है या कैसे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो देखिए, सिलेबस बड़ा नहीं है। जो भी यूट्यूबर है, जो भी है, वो अपनी वीडियो ज्यादा लंबी हो या कह लीजिए उनका वॉच टाइम बढ़े, इसलिए एक एक टॉपिक को घसीटते हैं। उतना हमें नहीं करना है, हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है और अच्छे से अच्छे हम कम समय में 25 प्लस मार्क्स कर सके, उस पर हमें फोकस करना है। तो चलिए समझते हैं और अपनी चीजों को हम सुदृढ़ कह लीजिए या मजबूत बनाते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये अगर आप समावेशी शिक्षा का जब टॉपिक आप खोलेंगे, जिसमें से 5 नंबर आपसे पूछा जाता है, तो हमने समावेशी शिक्षा के विषय में चर्चा कर दिया है। अब उसी का टॉपिक है या उसी से रिलेटेड है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है अधिगम कठिनाइयां या अधिगम में कठिनाइयां। देखिए, अब ये जो टॉपिक है अधिगम कठिनाई या अधिगम की कठिनाई, ठीक है, कठिनाइयां से समझिए तो थोड़ा बेटर लगेगा। अधिगम की कठिनाइयां। देखिए, अब इसमें क्या होता है, शायद ऐसा ही छोटा बड़ा ही समझ जाइएगा। अधिगम की कठिनाइयों की बात करें तो टॉपिक हमारा ये है कि अधिगम की कठिनाइयों में, अधिगम की कठिनाइयों हेतु या अधिगम की कठिनाइयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, या बच्चों की आवश्यकता, ऐसे समझिए। टॉपिक ये है बच्चों की आवश्यकता, यानी कि अगर अधिगम में कठिनाई हो रही है, बच्चे को हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि उसकी जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाए। यही टॉपिक हमें समझना है। ठीक है, आप समझिए, अधिगम की कठिनाइयों में बच्चों की आवश्यकता या अधिगम कठिनाइयों में बच्चों की आवश्यकता। अब ठीक है, ठीक है। देखिए, टॉपिक है अधिगम कठिनाइयों में बच्चों की आवश्यकता। अच्छा, किस प्रकार के बच्चे, कैसे बच्चे भाई, किनको कठिनाई हो रही है, सबसे पहले तो यही समझना है। तो यही है, 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक में थोड़ा थोड़ा समझना है और उसको अच्छे समझ के आगे बढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक को लिखता है कि वंचित और निर्धन बच्चे। अच्छा, अब ये क्या कहना चाहता है, इसको हम समझेंगे। वंचित एवं निर्धन बच्चे। देखिए, निर्धन जो होते हैं, निर्धन जैसे कि सामाजिक रूप से कह लीजिए या आर्थिक रूप से जो निर्धन बच्चे हैं, उन बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसी के विषय में आज हमें डिस्कस करना है। पहले समझिए वंचित और निर्धन मतलब। निर्धन मीन्स जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, और वंचित मतलब जो शिक्षा की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं या उसमें जुड़े नहीं हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वंचित। अगर ये बच्चे हमारे पास आते हैं, आपकी क्लास में मान लीजिए 8-10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही ना हो, उन्हें हम कहते हैं वंचित। या 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के कारण स्कूल तो आते हैं, ना उनके पास बैग है, ना उनके पास अच्छे ड्रेस है, ना उनके पास कॉपी कलम है, तो कैसे काम होगा। तो इन बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, इसको हमें समझना है। अब आप सोचिए, अगर ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो वही तो कठिनाई हुई, यानी कि अधिगम हमारे लिए समस्या बन जाएगा कि हम उनको कैसे सिखाएं। तो इसमें वंचित और निर्धन जो बच्चे होते हैं, इनकी पहले हम समझते हैं क्या आवश्यकताएं होती हैं, फिर हम समझेंगे कि उसको हम अगर दूर कर देंगे तो वो सीखने लगेंगे। यही है। देखिए, इस प्रकार के बच्चों की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है पहले भाषा। ठीक है, भाषा समस्या। अब ये भाषा समस्या क्या है, इसको हम समझते हैं, जरा ध्यान समझिए। देखिए, बात करें भाषा समस्या की, तो वंचित एवं निर्धन जो बच्चे होते हैं, सबसे पहली बात होती है कि इनकी समस्या यही होती है कि ये अपनी मातृभाषा ही जानते हैं। कौन सी भाषा, मातृभाषा। ठीक है, ये मातृभाषा ही जानते हैं। जैसे कोई अवधी है तो अवधी जानेगा, कोई भोजपुरी है तो भोजपुरी जानेगा, कोई खड़ी बोली वाला है तो खड़ी बोली वाला जानेगा। तो इनकी समस्या सबसे पहले यही आती है। अधिगम में कठिनाई की बात करें, देखिए, कभी स्कूल बच्चा गया नहीं है, किसी और लैंग्वेज से इंटरेक्ट किया नहीं है, अगर वो भोजपुरी है, अगर आप खड़ी भाषा बोलेंगे तो वो आने का मन उसका नहीं करेगा, या वो उसको लगेगा कि हम कहीं और जा रहे हैं, ये दूसरे लोग हैं, हम इनसे बहुत पीछे हैं।
तो सबसे बड़ी समस्या इसको यही आती है। दूसरी बात अगर हम करें, अच्छा चलिए इसको हम समाधान निपटा देते हैं। देखिए इसका समाधान ये है या इसका उपाय ये बताया गया है कि देखो, अब ये उपाय बताने वाले कौन है? उपाय ये सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके विषय में भी हम एक अलग क्लास करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, इन दोनों के अनुसार ही ये सारी बातें की जाएंगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि इन्हीं दोनों के अनुसार पे सारी बातें होंगी। जो बातें या जो चीजें कही जाएंगी बच्चों के संबंध में या बच्चों की आवश्यकताओं के संबंध में, वो आरटीई 2009 और एनईपी 2020 के अनुसार कही गई है। ठीक है, जब ये शोध किया गया तो पाया गया कि जो वंचित या निर्धन बच्चे होते हैं, सबसे पहली समस्या आती है वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, भाषा समस्या। इसको निदान करने के लिए कहा गया कि कक्षा को बहुभाषी बना दिया जाए। बहुभाषिक जब कक्षा रहेगा तो बच्चा अच्छे से एकोमोडेट कर जाएगा। बहुभाषी कहने का मतलब ये है कक्षा में हिंदी लैंग्वेज भी चले प्लस इंग्लिश लैंग्वेज भी चले। अब बात ये आती है कि हिंदी इंग्लिश जरूरी थोड़ी है कि सब लोग हिंदी जानते हो। अगर कोई बच्चा पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज चले, इंग्लिश भी चले, क्योंकि इंग्लिश आज के मॉडर्न जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश और पंजाबी दोनों मिक्सअप हो। कोई गुजराती है तो गुजराती और इंग्लिश चले। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को मातृभाषा को भी बढ़ावा दिया जाए, उसको हीन भावना से न समझा जाए, और मातृभाषा को बढ़ावा दे दे करके उसको सही भाषा या कह लीजिए जो भाषा आज के मॉडर्न टाइम पे चलती है उसका भी ज्ञान उसको दिया जाए। ये कब होगा? जब उसकी भाषा समस्या को आप पहचानेंगे कि अच्छा इसको इसकी आवश्यकता है, ये मातृभाषा में पढ़ना चाहता है, तो उसी में पढ़ाइए, धीरे धीरे आप उसको सही ट्रैक पे लेके आइए। ठीक है, तो ये पहली समस्या बच्चे की होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, देखिए जब अगर बच्चा सही से एकोमोडेट कर पाएगा, बोल पाएगा, आपसे बातचीत कर पाएगा, तभी तो अपनी बातों को वो रख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात, बच्चे की भावनात्मक समस्या। अब ये भावनात्मक क्या है समझिएगा। देखिए देखिए बच्चे की भावनात्मक समस्या क्या है? भावनात्मक समस्या ये है कि जैसे बच्चा अपने आप को खुद से सबसे अलग समझता है, अपने आप को हीन भावना से देखता है, और जैसे जो बच्चे बहुत भाई हाई क्लास फैमिली से आते हैं उनसे ये दूरी बनाने का प्रयास करता है या उनसे ये दूर रहने का प्रयास करता है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप समूह शिक्षण कर सकते हैं। समूह शिक्षण मतलब साथ में शिक्षण कर सकते हैं, बच्चों को एक साथ बिठा के शिक्षण कर सकते हैं। बराबर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए बच्चे का आत्मविश्वास गिरा हुआ है। आत्मविश्वास बच्चे का क्या हुआ है? गिरा हुआ है। ठीक है, आत्मविश्वास डाउन है, तो वो लोगों से या अन्य बच्चों से बात नहीं कर पाएगा। तो बच्चे से आप क्या करेंगे? उसका समूह शिक्षण कराएंगे। साथ ही साथ बच्चे से बार बार समय पे वार्ता करते रहेंगे। वार्ता मतलब बच्चे से संपर्क बनाते रहेंगे बराबर, ताकि उसको ये ना लगे कि वो कहीं अन्य जगह आ गया है। ठीक है, तो आपसे पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि ऐसे दे देगा कि मान लीजिए दे दिया कि एक बच्चा अपनी कक्षा में या एक बच्चा कक्षा में अन्य बच्चों से अपने आप को कमजोर समझ रहा है या अपने आप को हीन समझ रहा है, तो वह किस प्रकार की आवश्यकता वाला बच्चा है? तो ऑप्शन में रहेगा वंचित रहेगा, फिर रहेगा प्रतिभाशाली, फिर रहेगा सामान्य बच्चा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो वंचित बच्चा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दो हो गई, एक भावनात्मक मतलब उसकी कह लीजिए कि उसका इमोशंस कैसे हैं। इमोशन मतलब क्या वो सामान्य बच्चों के साथ एकोमोडेट कर पाता है या अपनी बातें रख पाता है जैसे अन्य बच्चे रखते हैं। अगर नहीं रख पाता तो क्यों नहीं रख पाता, उसको हमें समझना है और चीजों को बताना है। ठीक है, अब देखिए वंचित और निर्धन जो बच्चे रहते हैं इनके पास सामग्री जल्दी नहीं पहुंच पाती। अब ये सामग्री पहुंच क्या है इसको समझते हैं। देखिए सामग्री पहुंच, ऐसे बच्चों के पास पढ़ने लिखने की जो चीजें हैं, चाहे किताबें कह लीजिए, चाहे बुक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनके पास उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती जितना कि सामान्य बच्चों को अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये भी एक समस्या होती है। अब देखिए एक तरफ देखेंगे आप, ये समस्या है, हमारे लिए समस्या है, लेकिन उनकी आवश्यकता है, उनको चाहिए ना, उनको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, उनको पढ़ने के लिए पेन कॉपी किताब चाहिए, उनको पढ़ने के लिए ड्रेस चाहिए, उनको जो बच्चा सही तरह से एक टाइम का भोजन नहीं कर पा रहा है वो स्कूल क्या आएगा। तो इसी सब को देखते हुए
एनईपी 2009 और अकेले एनसीएफ में भी बात की गई। इसमें कहा गया कि भाई पहले मिड डे मील लाया जाए, तो मिड डे मील की चर्चा हुई। मिड डे मील के साथ साथ आपको पता है इस समय फ्री किताबें मिलती हैं, फ्री बुक्स दिए गए बच्चों को, और इस समय फ्री ड्रेस भी दिए जा रहे हैं, फ्री ड्रेस भी बच्चे को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि ये बच्चा, निर्धन जो बच्चा है या जो बच्चा वंचित है, वो वंचित न रह जाए। ठीक है, एक और है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण, एकीकरण। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए 10 सामान्य बच्चे हैं, 11वां बच्चा असामान्य आया, तो उसको अलग ना फील हो या उसको लगे, ये ना लगे कि ये बच्चा अलग है, इसलिए समावेशी कक्षा की व्यवस्था की गई है। समावेशी कक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। क्या? वंचित और निर्धन बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो कभी शिक्षा प्रणाली से नहीं जुड़ पाया है, या एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है अपने घर के हालातों की वजह से, तो उसको क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, या कह लीजिए उसकी ये आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उसके पास एक ही भाषा है, वो चाहता है अन्य भाषाएं सीखे, तो आप कैसे सिखाएंगे? इस तरीके से। दूसरी बात यह है कि वो इमोशंस को अपने उस हिसाब से ढाल नहीं पाता, या उनके बीच अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी आवश्यकता को पूरा कीजिए। वैसे ही सामग्री पहुंच है, आप फ्री बुक दे दीजिए, फ्री ड्रेसेस दे दीजिए उसको। अगर आप देखें, अगर संभव हो सके तो जैसे आप इसमें स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चे को ज्यादा बिठाएं ताकि वो अपनापन फील करे और धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली से जुड़ पाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि अधिगम कठिनाई में जो वंचित बच्चे होते हैं, किस प्रकार की उनको कठिनाई होती है और उस कठिनाई को हम कैसे दूर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या यही कठिनाई है? ये भी तो हो सकता है कि बच्चा भाई सामान्य फैमिली से हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक हो, स्कूल भी वो बराबर आता हो, तो क्या उसको और कोई कठिनाई नहीं होगी? होगी। कैसे? देखिए, उसको कठिनाई अब दूसरी जो हो सकती है वो शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता, अब जरा इसको समझिएगा, ये क्या कहना चाहते हैं हम? शारीरिक दुर्बलता मतलब ये है जैसे बच्चे को अधिगम विकार हो। अब ये अधिगम विकार हमने पढ़ लिया है, कई प्रकार के विकार के विषय मैंने आपको डिस्कस कराया था। अधिगम विकार जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं डिसलेक्सिया। अब अगर आपको याद होगा डिसलेक्सिया, मैंने आपको बताया था, लेस मतलब पठन में कमी, पठन में कमी, पठन में कमी। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब पठन में कमी। अब जरा सोचिए, एक बच्चा आया सामान्य फैमिली से, ठीक है, उसको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा है, या आप कह लीजिए कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। कैसे नहीं समझ पा रहा? देखिए, अब एक दिक्कत इसको ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में उसको एक और दिक्कत हो सकता है, संवेदी विकार या संवेदी कठिनाई आप कह सकते हैं, या संवेदी समस्या कह सकते हैं, या संवेदी आवश्यकता कह सकते हैं। अब ये संवेदी क्या है? देखिए, संवेदी मतलब ये है जैसे मान लीजिए बच्चे के आंख में प्रॉब्लम हो, ठीक है, या कान में प्रॉब्लम हो, तो भी बच्चा चीजों को नहीं सीख पाएगा। सीख पाएगा? यही तो है अधिगम कठिनाई। क्यों? वंचित बच्चा नहीं है, बच्चा निर्धन भी नहीं है, सामान्य परिवार से आता है, लेकिन उसके अंदर डिसलेक्सिया कह लीजिए, पठन की कमी है, पढ़ने में कमजोर है, लिखने में कमजोर है, गणित में कमजोर है। ये अधिगम विकार इसमें सब आ जाएंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दिया है केवल। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। संवेदी समस्या मतलब ये है पढ़ने में भी ठीक है, लिखने में भी अच्छा है, बट वो सही से देख नहीं पाता बच्चा, या कम दिखता है, या बिल्कुल नहीं दिखता, तब तो समस्या हो गई। दूसरी बात ये है, देखिए एकदम तीसरा आगे आगे आता है शारीरिक समस्या। अब ये शारीरिक समस्या क्या है ये भी समझते हैं। देखिए, शारीरिक समस्या, शारीरिक समस्या मतलब बच्चा चलने फिरने में कमजोर है, या चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम है। अब आप यहां क्या कर पाएंगे? चलने फिरने में बच्चे को प्रॉब्लम, भाई देखो, अधिगम विकार तो समझ में आ गया कि चलो उसको पढ़ने में कमजोर है, लिखने में कमजोर है, और ये अधिगम दूसरी बात ये हो गई कि संवेदी समस्या समझ में आ गया, तीसरा ये भी समझ में आ गया। अब क्या किया जाए? ठीक है, अब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा चीजें समझ जाए। एक और होता है, एक सामान्य बच्चा बहुत स्वालीनता का उसके अंदर गुण है। स्वालीन मतलब मैंने आपको बताया था
स्वालीन मतलब होता है जो बच्चा अपने में मगन रहे, केवल अपने में मगन रहे, ठीक है, किसी और की बात पे ध्यान ना दे, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब बात समझिए, शारीरिक दुर्बलता कैसे हो सकती है। अब बच्चा जैसे मान लीजिए किसी प्रकार से उसका मेमोरी मान लीजिए या दिमाग थोड़ा कमजोर है तो पढ़ने में कमजोर हो जाएगा। इस चीज को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए डिसलेक्सिया को दूर करने के लिए या पठन पठन में कमी, लेखन में कमी, इसको दूर करने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य मतलब ये है कि जैसे टीवी हो गया, ऑडियो हो गया, जैसे अगर वो देखने में कमजोर है, अगर देखने में कमजोर है तो उसको आप ऑडियो सुना सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेल लिपि देखिए ध्यान समझिएगा, ब्रेल लिपि क्या है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति है जिससे अंधे या नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ते हैं, और इसको दिया था लुई ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए पठन में कमी हुई, जैसे भी कमी हुई है आप समझ लीजिए, इसको हम यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया संवेदी मतलब अगर वो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो ब्रेल लिपि से उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है, या ब्रेल लिपि से उसको हम पढ़ा सकते हैं। क्लियर। और उसके साथ साथ अगर वो सुन पा रहा है, अगर सुन नहीं पा रहा है तो बहुत मशीनें आती है, उसका इस्तेमाल करके उसको हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कमी हम दूर कर सकते हैं। शारीरिक समस्या की बात करें, अगर उसको चलने फिरने में दिक्कत है तो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हील चेयर के इस्तेमाल से हम बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं। स्वालीन गुण अगर उसके अंदर है, मतलब वो अपने में रहना चाहता है, तो बार बार उससे बातचीत किया जाए और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए टॉपिक कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन जैसे कभी एग्जाम में आए तो कभी भी उसका क्लिक ना करे आपको, तो ध्यान रखिए क्लिक करना है, उसको हमें आगे बढ़ना है। तो ये हो गई अधिगम कठिनाइयों में बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, अगर शारीरिक दुर्बलता है तो कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, इसको हमने समझा और उसका उपाय क्या है वो हमने समझा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा अधिगम में कठिनाई। अब देखिए हमने किसको देखा, एक तो हमने ये देखा कि जो एकदम गरीब कह लीजिए या कह लीजिए जो वंचित बच्चा था उसको क्या समस्याएं हुई, हमने ये समझ लिया। अच्छा, फिर हमने देखा अगर सामान्य कोई बच्चा आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, वो भी हमने देख लिया। अच्छा, अब ये लो, अब आ गया कि एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको क्या समस्या हो सकती है। तो आपको लगे यार जो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है उसको क्या समस्या होगी, लेकिन बात समझिए हमने टॉपिक क्या लिया था, समावेशी शिक्षा का भाग है ये। तो समावेशी शिक्षा में अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट है या जिनकी IQ 140 प्लस है, तो अगर आप सामान्य चीजें बताएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, तब तो आपके लिए समस्या हो गई। समावेशी कक्षा मतलब ऐसी कक्षा जिसमें सबके सब बच्चे पढ़ पाए। तो प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताओं पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी, या अधिगम में कठिनाई आने लगेगी, उनके सीखने का क्रम टूटने लगेगा, वो कक्षा में बोर होने लगेंगे या वो भागने लगेंगे। आप ही बताइए, अगर आपको हम कक्षा 1 में बैठा दे दिन भर के लिए, चलो बेटा क ख लिखो, चलो बेटा जोड़ लगाओ, तो आप पागल हो जाएंगे, आपको लगेगा कहाँ बैठा दिया है, कोई कठिन काम दे तो करें, ये क्या काम दे दिए आप। तो मतलब हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। जो हाई क्लास का लेवल का बच्चा होगा उसको चाहिए कि हमें अपने लेवल के प्रश्न मिले, तो इसकी कठिनाई अलग हो जाएगी। तो इसकी कठिनाई ये इसकी कठिनाई क्या होगी कि इसको अपने स्तर के प्रश्न चाहिए या अपने लेवल के इसको क्वेश्चन चाहिए। तो अब तो समस्या हो गई हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बच्चे को एक्स्ट्रा बुक दे सकते हैं। समस्या समझ आ गई ना आपको। ऑनलाइन कोई कोर्स बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं, बेटा पढ़ो, अगर कोई समस्या हो तो उसमें से पूछो हमसे। उसके साथ साथ इसको इस बच्चे को हम प्रोजेक्ट कार्य भी करवा सकते हैं या प्रोजेक्ट वर्क इससे हम दे सकते हैं और उसको करवा सकते हैं, ताकि बच्चा तल्लीन रहे, उसमें लगा रहे और उसको लगे कि चलो हमको सब नया नया काम दे रहे हैं हम करें, और वो तीव्र गति से सीखेगा। साथ ही साथ इसे लीडर बना सकते हैं। ठीक है, लीडर ये बना देंगे, समूह के बच्चों का लीडर बना देंगे, ताकि तुम जाओ और जैसे 5 बच्चों को तुम देखोगे, 4 बच्चों को तुम देखोगे, ऐसे ग्रुप बांट देंगे, चलो अपने अपने ग्रुप को तुम लोग ये चीज सिखाओ और जो नहीं आएगा हमसे पूछो। ठीक है, तो बच्चा अच्छे से नेतृत्व करेगा और चीजों को अच्छे से वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अधिगम कठिनाइयों में आने वाली परेशानियां या अधिगम कठिनाइयों के अंतर्गत बच्चों की आवश्यकताएं और उसका निदान, ये टॉपिक आपका एग्जैक्ट है। चूंकि
समावेशी का टॉपिक था, समावेशी शिक्षा प्लस ये 3 टॉपिक, यही टॉपिक हैं और आपको 5 नंबर देके जाएंगे। हर बार क्वेश्चन में आते हैं और आएंगे जरूर, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है वो। कभी कभार आपसे सीधा पूछेगा प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताएं बताइए, ठीक है। तो उसमें लिखा रहेगा कि सामान्य कक्षा, या लिखा हाई क्वालिटी प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। तो सामान्य कक्षा उसकी प्रॉब्लम है, उसको सामान्य कक्षा नहीं चाहिए, उसको अच्छी कक्षा चाहिए, हाई क्वालिटी कक्षा चाहिए। तो ध्यान रख रहे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि प्रतिभाशाली बच्चे की क्या समस्या है, क्या आवश्यकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि वंचित बच्चे की क्या आवश्यकता है। तो दोनों की आवश्यकताएं हैं लेकिन परिप्रेक्ष्य दोनों का अलग अलग है। प्रतिभाशाली बच्चा चाहेगा कि हमको हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए, वही वंचित बच्चा या कह लीजिए पिछड़ा बच्चा चाहेगा कि हमको नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए या लो लेवल के, फिर लो लेवल से वो हाई लेवल पे आएगा, ठीक है। क्योंकि समावेशी कक्षा में तीनों प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये चैलेंजिंग रहेगा और इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है अलग से, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि एनईपी 2020, एनसीएफ और आरटीई इन तीनों को हम भी अच्छे से देखेंगे अलग से, उसके लिए परेशान ना होइए। लगभग हमारा टॉपिक समाप्त होने वाला है, 15-16 वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं है इसमें। ये 16वां वीडियो शायद है, मान लीजिए 2-4 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 25+ आपका नंबर आए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा चर्चा करें, तो हमें ये जानना है कि जैसे 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं। ये शायद पॉइंट मिस हो गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले लिए। एक देखिए होता है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण छोटा सा टॉपिक है, इसको हम यहीं पे क्लियर कर देंगे। और एक होता है उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिएगा इस टॉपिक को कैसे क्लियर करते हैं, आराम से समझिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए बात करें निदानात्मक शिक्षण की, तो देखिए निदानात्मक शिक्षण का साफ मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चे को समस्या क्या है। तो समस्या की पहचान करना क्या है, निदानात्मक शिक्षण है। समस्या पहचान क्या है, निदानात्मक शिक्षण। जैसे एक शिक्षक कक्षा में आते हैं, उन्होंने बच्चे को या कक्षा के बच्चों को सामान्य गणित का प्रश्न पत्र दिया और उन्होंने ये देखा कि अधिकतर बच्चे गुणा में या करिए गुणा लगाने में सक्षम नहीं है। तो वो किस प्रकार का शिक्षण कर रहे हैं, निदानात्मक या उपचारात्मक या दोनों या कोई नहीं, तो वो निदानात्मक कर रहे हैं। निदानात्मक शिक्षण मतलब ये है बच्चों को आप दीजिए और जानिए उसको कहाँ दिक्कत है। उसको जब आप देखेंगे, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि निदानात्मक का शिक्षण का संबंध पूर्व ज्ञान से है। किससे है, पूर्व ज्ञान से है या पूर्व आकलन से है, ठीक है। पूर्व ज्ञान से या पूर्व आकलन से संबंध है निदानात्मक शिक्षण का। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको नहीं पता है कि हमको क्या हुआ है। अगर आपको पता है कि दांत दर्द कर रहा है तो देखेगा पहले आपका दांत दर्द क्यों कर रहा है, क्या मसूड़ों में तकलीफ है, क्या घाव हो गया है, क्या कीड़ा लगा है, या नॉर्मल दर्द कर रहा है, या पानी क्यों लग रहा है। तब वो पूरा आपको बताया कि देखिए इसमें ये समस्या है, इसीलिए ये हो रहा है। तो जब हम समस्या को पहचान लेते हैं या अपने परीक्षण द्वारा, अपने शिक्षण द्वारा जब हम समस्या को समझ लेते हैं, वो है निदानात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक शिक्षण के बाद उस समस्या को हटाने के लिए या उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, उसी को कहते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि समस्या समाधान हेतु किया गया कार्य। जैसे जब टीचर ने ये जान लिया कि अधिकतम बच्चे गुणा में कमजोर हैं, क्यों कमजोर हैं, क्योंकि बच्चों को जोड़ ही नहीं आता, तब वो जोड़ बताएगा, फिर वो गुणा बताएगा, तब जाके बच्चों को समझ आएगा। या डॉक्टर जब आपके रोग को जान लेगा तब कहेगा कि बाबू जाके पैरासीटामॉल खा लो, या आपसे कहेगा कि जाकर एंटीडोट ले लो, या जाके सुई लगवा लो, पानी चढ़वा लो। तो अब जब आपको उपचार बता दिया या उपचार उसने कर दिया, तो इसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। रोग का पता लगाना निदान, रोग का पता लगा कि उसका उपाय भी कर देना उपचार, तो उपचारात्मक शिक्षण आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि श्रीमती मीना अपनी कक्षा में ये देखती हैं कि अधिकतर बच्चे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे प्रकाश संश्लेषण को नहीं समझ पा रहे हैं। अब उन्होंने प्रकाश संश्लेषण समझाने के लिए
वीडियोग्राफी दिखाई तथा एक पेड़ को सजीव रूप से बच्चों को दिखाया, तो वो किस प्रकार के शिक्षण पे कार्य कर रही हैं? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने पहले निदान कर लिया था कि ये चीजें बच्चों को नहीं आती, इसलिए उन्होंने नया तरीका अपनाया ताकि बच्चे समझ जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण तभी सार्थक माना जाएगा जब वो समस्या दूर हो जाएगी, दूर नहीं होगी तो नहीं माना जाएगा। जब उन्होंने शिक्षण कार्य कराया, जैसे मीना जी ने जब शिक्षण कार्य कराया, अगर बच्चे सकारात्मक उत्तर देने लगे तो इसका मतलब यह है कि उपचारात्मक शिक्षण सफल हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दो ही टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा इतना घुमा के पूछेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी चीजें अच्छे से हो जाए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमने अधिगम समझ लिया, हमने अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को समझ लिया, हमने निदानात्मक शिक्षण समझ लिया, उपचारात्मक शिक्षण समझ लिया। अब हम समझते हैं अधिगम हेतु प्रश्नों का निर्माण। अब देखिएगा, ये टॉपिक एकदम एग्जैक्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है बाल विकास का। अधिगम हेतु मतलब क्लास का नहीं, उस बाल विकास जो सेक्शन है उसमें अधिगम हेतु प्रश्नों का निर्माण। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, प्रश्नों का निर्माण क्या आ गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा, क्या क्या अधिगम हेतु प्रश्नों का निर्माण? देखिए, किसी भी बच्चे को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं अधिगम। सीखना मतलब अधिगम। अधिगम कार्य करने के लिए या अधिगम पर समझ बनाने के लिए हम 3 प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं या 3 प्रकार के प्रश्नोत्तर से हम अपना काम चला सकते हैं। जैसे पहला है तत्परता जानने हेतु, तत्परता समझने हेतु प्रश्न। अब ये क्या है, तत्परता समझने हेतु प्रश्न? ये सवाल पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ था अभी हम आपको बताएंगे, पहले ये समझिए कहना क्या चाहता है। तत्परता समझने हेतु प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हम हमेशा पूर्व आकलन से समझते हैं, पूर्व आकलन से जानते हैं या समझते हैं। जैसे अगर हमने हिंदी का टेस्ट लिया तो हमने देखा बच्चे ने किया, ठीक है, हम एक एक बच्चे नजर रख रहे हैं। हमने इंग्लिश का टेस्ट लिया, हमने देखा बच्चे ने किया। हमने गणित का टेस्ट लिया, जब हमने हिंदी, इंग्लिश और गणित, ध्यान समझिएगा, हिंदी, इंग्लिश और गणित, मैथ, ठीक है, 3 हमने क्या किया, 3 में हमने लिया रिजल्ट। तो हमने ये देखा कि 100 बच्चे जो थे, जब हमने कहा बेटा आज इंग्लिश का टेस्ट होगा, कितने लोग चाहते हैं इंग्लिश का टेस्ट हो? सब बच्चे, 50 बच्चों ने फटसान उठाया, सर सर हो 50 बच्चों ने कहा अरे सर जाए दीजिए, नहीं हम लेंगे, अच्छा ठीक सर ले लीजिए। फिर जब हमने कहा हिंदी का टेस्ट होगा, इसमें कहा 60 बच्चों ने सर हाँ हाँ ठीक ठीक। फिर हमने गणित का कहा तो इसमें 80 बच्चों ने कहा सर हाँ हाँ ठीक है टेस्ट होगा। तो अब आप बताइए, इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे एक्टिव किस में दिखाई पड़े? तो सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़े मैथ में। ठीक है, तो समझाने का मतलब समझिए, मतलब कहने का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ ये है, जब भी आप प्रश्नों को बनाइए, जब भी आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए, आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि बच्चा किस क्षेत्र में या किस के लिए उत्सुक है, क्या वो सीखना चाहता है या क्या वो समझना चाहता है। जब आप इस प्रकार का शिक्षण करेंगे तो बच्चा बहुत तेजी से सीखेगा। कोई भी टॉपिक आपको सिखाना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चा उसके विषय में जानता है कि नहीं जानता है। वो आपने कह दिया चलो ऐसा है, उठो बताओ हम सांस कैसे लेते हैं, सांस, या आपने कह दिया बताओ हम कौन सी गैस सांस में लेते हैं, तो बच्चे को गैस ही नहीं पता तो क्या बताएगा। लेकिन जब आप उसको बताए रहेंगे देखो बेटा इतनी गैसें होती हैं, कुछ गैसें हम यूज करते हैं क्या, जब आप कहानी को रोक देंगे तब वो सोचेगा अच्छा सर कौन सी गैस रोक देते हैं, चलो कल बताएंगे, कल कल ठीक है हाँ सर ठीक। जब कल आप शुरू करेंगे ना कि कौन सी गैस हम सांस लेते हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे घर से पता करके आए रहेंगे, कुछ बच्चे मोबाइल में देखे रहेंगे, पट से बोलेंगे सर ऑक्सीजन, वो उत्सुक हो जाएंगे, अच्छा ठीक है चलो ऑक्सीजन के बारे में और बताते हैं, तो वो आपका उत्सुक को देखेंगे। कहने का अर्थ ये है, पूर्व आकलन से, पूर्व ज्ञान से, पूर्व समझ से या प्री इवेल्युएशन से हम तत्परता संबंधित या तत्परता समझने हेतु प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्य प्रश्न होते हैं जो कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। क्लियर, इसमें केवल इतना ही जानना था। ये एक टाइप का प्रश्न हुआ पहला। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, मैंने आपको शुरू बताया, एग्जाम में सवाल पूछा था कि पूर्व आकलन से किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, तत्परता समझ हेतु। ठीक है, ये ध्यान रखना।
हम ये जानना चाहते हैं बच्चा किस में जाना चाहता है, तो उस प्रकार के हम प्रश्न बनाएंगे। आगे समझते हैं। देखिए दूसरी बात क्या कहते हैं तत्परता समझने के बाद में। दूसरा हमारा प्रश्न है अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक, अधिगम कह लीजिए या समालोचनात्मक चिंतन हेतु प्रश्न। अब देखिए इन प्रश्नों का हम कैसे निर्माण कर सकते हैं या ये कैसे कैसे प्रश्न होते हैं समझिएगा। जैसे अब अधिगम हमने शब्द लिखा, अधिगम में सब आ गया, सभी प्रकार के सांस्कृतिक, मानसिक, बौद्धिक, ये वो दुनिया भर का सभी प्रश्न आ जाएंगे। समालोचनात्मक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऐसे प्रश्न या ऐसा टर्म जिसमें हमें गुण दोष का पता चले कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है, निगेटिव है तो हटाइए, पॉजिटिव तो ले लीजिए। तो अधिगम संबंधी प्रश्न या समालोचनात्मक संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे हमने कहा बेटा 2 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ। हमने कहा बेटा 2 × 3 कितना हुआ, 6 हुआ। कह गए सर जी रुके रुके, क्या ये 5 होता है, ये 6 होता है। हम कहें अच्छा, खड़ा हो, कैसे होता बताओ। अब उसको सोचने में मजबूर कीजिए, तब वो बताएगा सर देखिए ये निशान जोड़ का है, आपने बताया था कि इसको इसको जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, ये गुणा का निशान है तो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 होगा। फिर हम कहेंगे अच्छा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगा, कैसे हुआ बताओ जरा। तो तब वो कहेगा देखिए सर 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो भी 6 होगा, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी 6 होगा, क्योंकि गुणा में जब 2 का पढ़ा 3 बार पढ़े या 3 का पढ़ा 2 बार पढ़े बराबर होता है, उसका अलग नियम है, वो डीप में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बच्चा समझेगा, बताएगा कि गुणा है, गुणा में ऐसा हो सकता है, क्लियर, और जोड़ में भी हो सकता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो उनको सोचने पे मजबूर कर दे, तर्कशील जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आते हैं अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। अब देखिए आपसे सवाल ऐसे थोड़ी पूछेगा, सवाल वो दे देगा कि बताइए, एक शिक्षक कक्षा में पहुंचते ही या बच्चों को कहते हैं कि बताओ नदी में भैंसों को क्यों नहीं नहलाना चाहिए। वो बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न बनवा रहे हैं या बच्चों से किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर चाह रहे हैं। तो तत्परता वाला प्रश्न नहीं है, ये है अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, क्योंकि देखिए दोनों लेके जाएगा, वो क्या सीखा है उसका प्रयोग करेगा, प्लस वो बताएगा सर देखिए भैंसों को क्यों नहीं नहलाना चाहिए, पानी गंदा हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, तमाम प्रकार की चीज वो बताएगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया कि अगर ये चीज है तो इसको गलत क्यों कहते हैं और इसको हम सही क्यों कहते हैं, ये बच्चा उसको आपको समझ के साथ उसको बताएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर। दूसरी बात ये देखिए, दूसरी बात ये हमने कह दिया कि 50 रुपए में 50 रुपए में तीन सामान लाओ, 50 रुपए में 3 सामान लाओ। अब सब बच्चे के लिए बताओ क्या क्या लाओगे, तो हर बच्चा, और ये भी दिक्कत ये देखो जो सामान ये पहला वाला आदमी बता देगा, जैसे हमने कह दिया कि 5 बच्चे हैं मान लीजिए ABCDE, हमने कहा बेटा 50 रुपए सबके पास है, सबके पास 50 रुपए है, 3 सामान तुमको भी लाना है, 3 सामान तुमको भी लाना है, 3 सामान तुमको भी, 3 सामान तुमको भी लाना है। सब बच्चों को 50 रुपए में 3-3 सामान लाना है, लेकिन इसका 3 सामान तुमसे मैच नहीं करना चाहिए, तुम्हारा तुमसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा यानी कि सभी लोग अलग अलग लाओ, लेकिन 50 रुपए में लाओ, 50 रुपए पूरा खर्च करके लाओ। तब अब बच्चे जाएंगे सोचेंगे यार क्या क्या लाए, और हाँ ये भी कि जाओ सब लोग आपस में चर्चा कर लो, तो सब बच्चे अपना सोचेंगे यार हम ये ले लेते हैं, ये लेते हैं, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, यानी कि अब वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे एडजस्ट करें कि 50 रुपए में हमारा 3 सामान हो जाए, सर ने जो कहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वो सोच भी रहे हैं, अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, चीजों को एडजस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं जो यहाँ पे लिखा है अधिगम या समालोचनात्मक संबंधी प्रश्न। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपका इसमें एक प्रश्न और आता है, जैसे कि या एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बेटा देखो ये सवाल है, हाँ ये सवाल है, इसको सबसे तेज कौन करेगा जरा करके दिखाओ तो, तब बच्चे का पूरा ध्यान हो जाएगा और अपना वो सारा ज्ञान थोप देंगे, पूरी स्पीड थोप देंगे, पूरा ज्ञान थोप देंगे कि कितना जल्दी हम कर ले। ठीक है, तो ये सब प्रश्न किस में आते हैं, अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन संबंधी प्रश्न। प्रश्न अगर पूछेगा आपसे तो आप आराम से बता सकेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक और आता है प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात करें तो एक है उपलब्धि आधारित प्रश्न।
यानी कि कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे बच्चे की उपलब्धि का पता चलता है। उपलब्धि आधारित, उपलब्धि आधारित प्रश्न। देखिए ये प्रश्न होते हैं आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उससे बच्चे का उपलब्धि पता चलेगा, बच्चे का ज्ञान पता नहीं चलेगा, उसका संज्ञान कितना नहीं पता चलेगा। जैसे अगर आपने ऑप्शनल दिए, मान लीजिए बच्चे का 10 का 10 सही है, जरूरी है कि 10 और सही हो गया तो वो संपूर्ण ज्ञान रखता हो सकता है उसमें उसका तुक्का लग गया हो। वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि जो एक लाइन वाले आंसर, जैसे भारत की राजधानी क्या है, आप बता देंगे नई दिल्ली, या बच्चा का नई दिल्ली, तो जो एक शब्द में या दो शब्द में आंसर होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो भी किस में आते हैं, उपलब्धि आधारित प्रश्न में। शॉर्ट टाइप प्रश्न और लॉन्ग टाइप प्रश्न, ये पूरे किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके उपलब्धि आधारित प्रश्न में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे 3-4 टॉपिक निपटाया। अब आपका जो सीटेट का सिलेबस है लगभग समाप्त हो चला है। अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आते प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।